अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस, आज जी हमारा लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 76 है इस सेशन का। तो हम कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली पढ़ रहे थे, तो उसको आज इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। कल हमने बात की है लास्ट लेक्चर में हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर कि आई कैप कोड ऑफ एथिक्स जो है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके लिए 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़े हुए हैं। स्टिल हमने कल इसको डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को पहले भी इनका एक आइडिया होगा अच्छा, और कल मज़ीद डिस्कशन करके हमें इस पे इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो भाई ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। और ना सिर्फ ये रट्टा लगना इसका ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें हैं, इनका मकसद इनका क्या था, और ये सारे मामले। ठीक है, अच्छा जी, आज हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच। ठीक है, कि जो एक अप्रोच आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स जो है वो बताता है कि भाई आपने किस अप्रोच के तहत आपने ये तमाम मामला को देखना है, ताकि किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ ना करें, किसी भी एथिक्स के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ ना करें। आपने उनको किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये भाई इस सेक्शन के अंदर बेसिकली हमें ये बताया जा रहा होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट में भी काम करना है, अपने अपने क्लाइंट को भी देखना है कि क्लाइंट का भी नुकसान ना हो, लेकिन ये नहीं करना कि क्लाइंट का फ़ायदा करते करते हम बाकी अपने एथिक्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाएं इन चीज़ों के ऊपर। तो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है बेसिकली आपको एक अप्रोच बताता है। एक पहले नंबर पे तो ये है कि आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें। थ्रेट पहले तो मतलब समझें, थ्रेट का मतलब क्या है। थ्रेट का मतलब है कि वो चीज़ जो मेरे एथिक्स को ख़राब कर सकती है, डैमेज कर सकती है, रिस्क, बेसिकली उसको थ्रेट बोला जाता है। मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने भाई की कंपनी का ऑडिट करना है, तो ये थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी है, मेरी ऑब्जेक्टिविटी को एक थ्रेट आ गया कि क्या मैं सही तरह ऑडिट कर सकूँगा। ठीक है, मैंने एक कंपनी का ऑडिट करना है जिसके डायरेक्टर्स के ऊपर नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं। ठीक है, मेरी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि यार क्या मैं ऐसे लोगों के साथ जो 2 नंबर लोग पोटेंशली हो सकते हैं, पता नहीं अभी हैं या नहीं, बट ऑब्वियसली आई हैव टू एड्रेस दैट थ्रेट, आई हैव टू एड्रेस दैट रिस्क, कि भाई क्या वो ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं के साथ में काम कर रहा हूँ तो मैं खुद ऑनेस्ट फिर नहीं हूँ। बात समझ आ रही है? तो ये थ्रेट से मुराद है कि रिस्क आपका, आपके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को है उसको थ्रेट बोला जाता है। तो सबसे पहले तो भाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें एक तरीकाकार बताता है, अप्रोच एक हमारी सेट करता है, एक माइंडसेट हमारा बनाता है कि भाई आपने किस तरह से अपने इन थ्रेट्स वगैरह को देखना है, कंसिडर करना है। सबसे पहले वो कहता है आइडेंटिफाई करें, फिर दूसरे में वो कहता है इवेल्युएट करें। इवेल्युएट से मुराद है कि भाई कितना का बड़ा कितना का छोटा थ्रेट है। पेपर में भी आपको क्वेश्चन आएंगे, ऑडिट में दूसरे वाले क्वेश्चंस भी, मतलब एथिक्स से अलग भी अक्सर लिखा होगा इवेल्युएट द सिचुएशन। इवेल्युएट का मतलब हमेशा हमेशा ये होता है कि भाई सिचुएशन को देखें, सिचुएशन मटेरियल कितनी है, सिचुएशन किस चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है और इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, ये आपने उसमें इवेल्यूशन में बताना होता है। तो थ्रेट में भी बेसिकली ये है, पहले थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया, अब इवेल्युएट करना है कि क्या ये थ्रेट इतना बड़ा है कि इसको एड्रेस किया जाए, क्या ये थ्रेट मिनिमाइज हो सकता है या एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आ सकता है कि हाँ यार चलो इतना तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर बंदे की रिस्क एपेटाइट है ना, हमने जैसे ऑडिट रिस्क में पढ़ा था, आप उसको बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते कभी भी। इसी तरह इधर भी हो सकता है कुछ थ्रेट बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाए, बिल्कुल ख़त्म भी किए जा सकते हो, बट हर थ्रेट बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आपने फिर कोशिश करनी होती है एक एक्सेप्टेबल लेवल तक, जो आपको लगता है कि हाँ यार इतना तो थ्रेट सही है, इतना तो मैं रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे एथिक्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो भाई वो आपने करना है, इवैल्यूएट करना है। तो थर्ड नंबर पे वही एड्रेस आपने उसको किस तरह करना है, या तो एलिमिनेट कर देना है या उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, ये हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। अब वो कहते हैं कि जब आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करना है तो आपने एक तो प्रोफेशनल जजमेंट अपनी अप्लाई करनी है, चीज़ों के अंदर जजमेंट इन्वॉल्व आपकी होती है। फिर आपने अलर्ट रहना है, स्केप्टिकल रहना है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए जो पहले आपके पास नहीं थी तो अब आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। और इसी तरह यूज़ द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। थर्ड पार्टी टेस्ट से मुराद है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ भी डिस्कशन कर सकते हो, या आप खुद एक थर्ड पार्टी बनकर भी सोच सकते हो कि यार ये मामले में मैं किस तरह से एक्ट कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं है। ठीक है जी, तो भाई थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स पे अब आप आते हैं। सबसे पहले वो कहता है जी आप थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो भाई थ्रेट्स हमारे ना बेसिकली 5 थ्रेट हैं, ये हमें ये भी याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरह से, ना सिर्फ याद होने चाहिए, हमें इनका कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है कितने थ्रेट्स हैं? 5 हैं।
और ये आपने भी बहुत टाइम पढ़ने हैं, आप आगे सी फैब में भी जाएंगे, उधर भी थ्रेड्स ही थ्रेड्स हैं, आफ्टर क्वालिफिकेशन भी यही वाली चीज़ें हैं, ये चेंज नहीं हुई। तो 5 थ्रेड्स हैं भाई, 5 ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। और उन प्रिंसिपल्स को 5 तरह के ही थ्रेड्स आते हैं, जैसे कि उसने कहा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भाई इस सिचुएशन में आता है जब जो आप काम करने जा रहे हैं उसके अंदर आपका ज़ाती कोई इंटरेस्ट है, आपका ज़ाती जैसे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, आपका ज़ाती जॉब का इंटरेस्ट हो सकता है, आपका ज़ाती काम का इंटरेस्ट हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से आप फिर एथिक्स पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। इस तरह सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, ठीक है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का ये कब आता है, जब जो चीज़ का आप ऑडिट करने गए हैं या जो चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, रिव्यू वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपने खुद ही बनाई थी। मतलब कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने खुद ही बनाई हैं और खुद ही उनका ऑडिट करने चले हैं, तो भाई जर क्या फिर ऑडिट होना है वहाँ पे, अपनी चीज़ों में गलतियाँ थोड़ी निकालो। इसलिए कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रिपेयर करना। बात फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एक क्लाइंट पे बुक कीपिंग कर रहे हैं, उनका अकाउंट्स फाइनेंस आप देख रहे हैं और बाहर में जाके आप ही उनका ऑडिट करने चले गए, तो आप अपने बंदे की गलतियां थोड़ी निकालोगे वहाँ पे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, हो सकता है आप कंप्रोमाइज़ कर जाओ अपने एथिक्स के ऊपर, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहो, आपकी इंटेग्रिटी डाउट में आ जाए, आप ऑब्जेक्टिव ना रहो, आपका अपना ही बंदा काम कर रहा था, आप उसकी गलतियाँ कैसे निकालोगे, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थ्रेट आ गया सेल्फ रिव्यू। इस तरह फिर आपका फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेड से मुराद क्या है, ये डिफरेंट सिचुएशंस में आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं पिछले 15-20 साल से, इतने फेमिलियर हो गए हैं, उसके साथ एक यारी दोस्ती बन गई, अब आप इस वजह से उसकी गलती नहीं निकाल पाते, ठीक है। फेमिलियरिटी थ्रेट है। आप एक जगह पे काम करने गए हैं, तो आप ऑडिट करने गए हैं, उनका टैक्स का काम, कोई भी काम करने गए हैं, तो पिछले 5-6 साल पहले आप वहाँ पे जॉब कर रहे होते थे, आपका एक फेमिलियरिटी है उनके साथ, ठीक है। अब उनकी आप कहते हैं यार किस तरह गलतियाँ निकालें, तो एक एफिलिएशन बन गई ना आपकी। हो सकता है गलतियाँ हों, बट आप उसको नज़रअंदाज करने लग जाते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर होती है। देखो ये थ्रेड्स है ना, इनको आप लिंक करोगे अपने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसको रट्टा नहीं लगाया जा सकता कि ये फ़लाँ थ्रेड हमेशा उसके साथ लिंक होगा, नहीं। सिचुएशन में देखा जाएगा, सिचुएशन में आपने ये देखना है कि भाईजान ये जो थ्रेट अराइज हो रहा है, इस वजह से मेरा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल में से कौन से वाला मेरा इम्पेयर हो रहा है, कौन से वाला डैमेज हो रहा है, ठीक है। इनकी आई कैप के पास पेपर की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा, ये बड़ा अहम है। ये इसमें से ये एरिया आपको पास करवाने वाला एरिया है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका एक आता है जी एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट से मुराद क्या है कि एक रिस्क, ऐसा रिस्क है भाई आप क्लाइंट की गलत बात को भी आगे जाके प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। एडवोकेट करते हैं आप क्लाइंट को। मिसाल के तौर पे आपका टैक्स का कोई क्लाइंट है, उसको नोटिस आ गया एफपीआर की तरफ से, ठीक है, किसी चीज़ का कि ऑडिट आपका ओपन हुआ है एफपीआर का, या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाएं। अब आप जाके प्रेजेंट कर रहे हैं अपने किसको, उसको क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट वहाँ पे कर रहे हैं, तो एडवोकेसी आ गई वहाँ पे। आप कई बार हो सकता है कि बीच में बात करते हुए क्लाइंट की जो गलत चीज़ है उसको भी एडवोकेट करके सही करके बताएं वहाँ पे, तो ये भी एक थ्रेट है आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, इंटेग्रिटी पे आ जाता है ये, ठीक है। और इसी तरह फिर एक इंटिमिडेटिंग थ्रेट है। इंटिमिडेटिंग क्या है कि भाई डर, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने आपको कहा कि यार ये इस पर रिपोर्ट चाहिए, आपने कहा कि भाई इसके ऊपर ये फ़लाँ 2 क्वालिफिकेशंस डलनी है, इन्वेंट्री की डलनी है, स्टॉक की डलनी है मिसाल तौर पर। उसने कहा भाई तुम क्वालिफिकेशन डालो, मैं अगली बार तुम्हें फारिग कर देता हूँ। अब ये इंटिमिडेटिंग थ्रेट है कि यार अगर मैंने क्वालिफिकेशन डाली तो मुझे वो निकाल दिया जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसी का तरीकाकार वो आपको बताने लगा कि भाई ये डिफरेंट तरह के थ्रेट्स आपके सामने आया करेंगे, उन थ्रेट्स में आपने किस तरह से अपनी अप्रोच बनानी है, उनको किस तरह से एड्रेस करना है। तो आइए ज़रा पहले थ्रेट्स पढ़ लेते हैं इधर से, ठीक है। जैसे ये आ जाए 5 थ्रेट्स हैं। पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये एक ऐसा थ्रेट है जहाँ पे आपका फाइनेंशियल या कोई और इंटरेस्ट से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पे आप ऐसे कह सकते हैं कि जॉब शॉप का भी जो सीन होता है कि आपके लेट से किसी फैमिली रिलेटिव की वहाँ पर जॉब होने वाली है और आपको लगता है अगर मैंने इनकी गलतियाँ निकाल दी, हो सकता है ये उसको रखे ही ना, एक काइंड ऑफ ये भी इंटरेस्ट आ गया। आपने तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है,
एक कंपनी के अंदर आपको अब एक लग रहा है कि यार अगर इस कंपनी के ऊपर मैंने क्वालिफिकेशन दे दी बतौर ऑडिटर तो ये तो फिर क्या होगा मेरा इस कंपनी को हो सकता है शेयर्स ही नीचे चले, आपने की हुई थी, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने की हुई थी, तो ये भी एक सेल्फ इंटरेस्ट है ना आपका उस चीज़ के अंदर जो आपको रोक रहा है सही तरह काम करने से। तो ये भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया। देन इसी तरह सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है कि आपने खुद अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को देखा है। द थ्रेट दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट मेड और एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द अकाउंटेंट और बाय another individual within the accountant's firm or employing organization on which the accountant will rely when forming a judgment as part of परफॉर्मिंग का करंट सर्विस। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आपने पहले पास्ट में कोई सर्विस दी है, खुद दी है या आपकी फर्म ने दी हुई है, या अगर आप जॉब करें तो आपके किसी जूनियर ने दी थी और अब आपको उसका काम रिव्यू करने का कहा गया है, ऑडिट करने का कहा गया है, तो भाई आप अपने बंदे का किस तरह से गलतियाँ निकालोगे। थ्रेट तो आ गया ना एक बहुत बड़ा, ठीक है, कि अब इसको ऑब्वियसली रिड्यूस किया जा सकता है किसी तरह से, बट यहाँ पे फिलहाल तो रिस्क तो है एक, अभी तो हम रिस्क की बात कर रहे हैं। फिर आगे एडवोकेसी, द थ्रेट दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल प्रमोट अ क्लाइंट्स और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशंस पोजीशन टू द पॉइंट दैट द अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज। आप इस हद तक अपने क्लाइंट को या अपने एम्प्लॉयर को प्रमोट करोगे, उसकी बात को अदालत में जाके या ट्रिब्यूनल्स में जाके या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास जाके, कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी तक इम्पेयर हो जाएगी, आप ऑब्जेक्टिवली नहीं चल सकोगे। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद क्या था, इंडिपेंडेंट होकर चलना, न्यूट्रल होकर चलना। लेकिन कैसे, अब देखो वकील जैसे होते हैं, अब हर वकील को पता है कि एक केस में एक वकील सच्चे वाला होता है, एक झूठे वाला होता है, उनको नहीं पता होता कि मेरा क्लाइंट सच्चा है झूठा है, लेकिन स्टिल वो उसको कर रहे होते हैं। दिस इज़ एडवोकेसी थ्रेट। सही है, उनके भी एथिक्स होंगे, उनके अंदर भी ये सारा कुछ लिखा ही होगा। देन फेमिलियरिटी थ्रेट, थ्रेट ड्यू टू अ लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। एक क्लाइंट के साथ बड़ा रिलेशनशिप आपका क्लोज है या बड़ा लंबा रिलेशनशिप है, इतने सालों से जानते हैं, अब उस वजह से भाई आप बहुत ज़्यादा उसके साथ आपकी सिंपथी होती है, सिंपथेटिक हो जाते हैं आप उसके साथ, कि आप उसकी इग्नोर करने लग जाते हो गलतियाँ। तो ये भी भाई क्या है, आप यहाँ पर भी अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल से हट गए हैं। इंटिमिडेटिंग या इंटिमिडेशन थ्रेट से मुराद क्या, थ्रेट दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। उसको रोका जाता है कि भाई तुम न्यूट्रल काम करोगे, मतलब अगर तुमने वही बात क्वालिफाई किया हम आपको निकाल देंगे। एक जॉब कर रहा है एक सीए, ठीक है, उसके ऑनर ने उसको कहा यार ये टैक्स इस तरह जाओ ज़रा एफपीआर वालों से बात करके, अब 5 करोड़ रुपया वो टैक्स मान रहे हैं, उनको कोई थोड़े बहुत पैसे ले दे के ना फारिग करो। आपने कहा सर मैं नहीं ऐसे काम करता। उसने कहा चलो फिर आप फिर यहाँ पे भी नहीं काम करेंगे तो मैं तो आपको निकाल दूंगा। इंटिमिडेशन थ्रेट आ गया, ठीक है। तो इसमें अब क्या किया जाए, ये सिचुएशंस है। A circumstance might create more than one threat। वो कहता है ऐसे भी हो सकता है कि भाई एक से ज़्यादा थ्रेट भी हो। एंड अ थ्रेट माइट अफेक्ट कंप्लायंस विद मोर देन वन फंडामेंटल प्रिंसिपल। वो कहता है ये भी पॉसिबल है कि एक थ्रेट है वो उससे ऑब्जेक्टिविटी भी इम्पेयर हो रही है, उससे आपकी इंटेग्रिटी भी हो रही है, या उससे कोई ऐसा थ्रेट है जिससे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी गई, प्रोफेशनल बिहेवियर भी गया, ठीक है। तो कहते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों को भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसूल हैं, प्रिंसिपल हैं, कोई रूल्स नहीं बताए हुए कि एक चीज़ इसी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल देखें ज़रा, 9 एग्जाम्पल्स, ये थ्रेट्स की एग्जाम्पल है। वो क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से थ्रेट्स यहाँ से निकल रहे हैं। पहला जी, यू आर दी ऑडिट पार्टनर ऑन दी ऑडिट ऑफ पेंशन स्कीम रिटायरमेंट फंड, ठीक है। द फंड हैज़ रिसेंटली चेंज्ड इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिसाइडेड टू आउटसोर्स ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट एंड कैश टू अ म्यूचुअल फंड, ओके। योर स्पाउस इज वर्किंग एज अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इन दैट म्यूचुअल फंड। जिस म्यूचुअल फंड को ये अपना सारा कुछ ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, आपका स्पाउस जो है वहाँ पर क्या है, सीएफओ लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पर वो कहता है कि बताएं कि क्या कोई थ्रेट है। देखें सर, बिल्कुल 2 तरह के थ्रेट हैं इसके अंदर जो मतलब कि बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यही 5 थ्रेट हैं। इसमें एक आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कह सकते हो कि आपका वो क्या है, स्पाउस है वहाँ पर, तो आप चाहोगे कि यार इनका फंड उधर जाए, वो मैनेज करें ताकि उसको इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो होते हैं ना उनको कमीशन वगैरह भी मिलते हैं कि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे, तो आपका एक उधर से लालच है। देन वो बंदा आपका ज़ाहिर है स्पाउस है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट भी वहाँ से राइज होता है। सेल्फ रिव्यू ऐसा ही नहीं है क्योंकि आपने तो नहीं डाटा ये वाला बनाया, ये भी 2 नहीं है सच, ठीक है। तो ये 2 ज़्यादा मैटर कर रहे हैं इधर। ये क्या कह रहे हैं जी, बिकॉज द स्पाउस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल इन्वेस्टमेंट्स एंड मे इम्पैक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिट पार्टनर। द ऑडिट पार्टनर मे बी अंडर थ्रेट टू नॉट रिपोर्ट एनी कंट्रोल वीकनेस इन द इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट, ठीक है। ये हो सकता है। दूसरा देखें, हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग टैक्स क्लाइंट ऑफ योर फर्म।
आपका भाई टैक्स क्लाइंट है, दे हैव आउटसोर्स टैक्स प्रिपरेशन एंड कंप्लायंस सर्विसेज टू योर फर्म, टैक्स की जो रिटर्न शिटर्न बनाना सारा कुछ वो आपका काम है, नोटिस वगैरह देखना। ड्यू टू द गुड रिलेशनशिप दे हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड योर फर्म टू एक्ट एज द ऑडिटर फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। उन्होंने कहा आप ऑडिटर भी बन जाए भाई। देखो स्नैरियो के अंदर रहते हुए बस जवाब देना। वो कहते हैं उनका टैक्स वगैरह का सारे मामला वगैरह आप देख लो, मतलब कि मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स होगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स होगी, विद होल्डिंग्स वगैरह होंगी, सारा कुछ आपकी फर्म देखती है। अब आप उन्हें इतना पसंद आए, उन्होंने कहा कि आप ऑडिटर भी बन जाएं। दे इंटेंड टू कीप द टैक्स आउटसोर्सिंग विद योर फर्म, वो टैक्स का काम भी आपके पास ही रखना चाहते हैं, काम ही काम आ गया, ठीक है, और ऑडिट भी करवाना चाह रहे हैं। अब देखें जब ऑडिट आपने करना है तो उस ऑडिट के अंदर टैक्स की वर्किंग भी तो आनी है ना, वो वर्किंग किसने की होगी? अभी तो उसने बताया कि वो वर्किंग भी आप ही करते हो, तो जब आपकी ही फर्म वर्किंग कर रही है और आप ही उसको देख रहे होंगे, आप कैसे उसके अंदर गलती निकालोगे? अगर आप उसके अंदर गलती निकालोगे तो कंपनी तो कहेगी भाईजान तुसी गलती किया है, निकल जाओ फिर, ठीक है, बात आ रही है समझ? तो आप अपना ही काम देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, ऑब्जेक्टिविटी को हिट कर रहा है, आप इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकते भाई यहाँ पे अब, ठीक है। अच्छा अब इसका हल क्या है? हल की तरफ वैसे आगे हमने जाना है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी आमतौर पे निकल आते होते हैं। वो जैसे फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनीज है ना, उनके लिए तो लीगली अलाउड ही नहीं है, लीगली कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है कि एक कंपनी को आप टैक्स बुक कीपिंग वगैरह की सर्विसेज भी दे रहे हो और उनका ऑडिट भी कर रहे हो। सीसीटी या कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017 वो रोक देता है, वो कहता है नहीं अलाउड। लेकिन यहाँ पर हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर लीगल तो शायद अलाउड हो, एथिक्स में मना की जाती है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो अदर देन लिस्टेड कंपनी है ना, लीगली तो उनको मसला नहीं है, एथिकली फिर ये कहा जाता है कि यार आप जो टैक्स का काम करने वाला बंदा था वो बंदा और कर लो, ठीक है, ऑडिट वाला बंदा ही बिल्कुल और कर लो, लेकिन आपका जो किया हुआ काम है उसको एक और बाहर के इंडिपेंडेंट बंदे से भी रिव्यू करवा लो कि क्या मैंने सही तरह किया है इसका काम, ताकि थोड़ा बहुत थ्रेट रिड्यूस हो जाए कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस इसके अंदर आ गई है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं ना काम ही छोड़ी जाओ, तो काम सारे छोड़ने हैं तो करने किसने फिर। नेक्स्ट आ गया जी लीव प्रोसेसिंग। अच्छा इन्होंने क्या लिखा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है बिकॉज ऑफ फर्म, ये तो सिंपल ही था ना। हली प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड हैज बीन फेसिंग अ लिटिगेशन विद टैक्स अथॉरिटी, केस चल रहा है भाई एफबीआई के साथ। दे हैव ऑफर्ड योर फर्म टू एक्ट एज टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, भाई आपकी फर्म को टैक्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्होंने बुला लिया, इसका मतलब एडवोकेसी तो आ गई, एडवोकेट आप उसको करोगे, एक तो एडवोकेसी थ्रेट आ गया। ऑन देयर बिहाफ एंड हैव ऑफर्ड अ मटीरियल अमाउंट इन कमीशन इफ द आउटकम इज इन देयर फेवर, अगर उनके हक में फैसला आ गया आपको कमीशन भी देंगे। तो भाई पैसे का मामला भी आ गया बाबू भैया, सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया और एडवोकेसी भी आ गई। सिंपल है मेरे ख्याल में, कोई समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी ना। नेक्स्ट आ गया मिस्टर जहांजेब इज द ऑडिट पार्टनर ऑफ एपीएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। बस एक लाइन है, वो पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन सा थ्रेट है। भाईजान 10 साल से आप उनके ऑडिटर हो, ऑडिटर ही है ना, 10 साल से ऑडिटर हो, तो क्या हो गया? फेमिलियर। इनमें से पांचों में से देखो जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक सेल्फ इंटरेस्ट तो कोई ऐसा नहीं नजर, सेल्फ इंटरेस्ट से में होता है कोई पैसे शैसे का मामला हो, ठीक है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नजर आ रहा हो। फेमिलियरिटी तो बेशक है, 10 साल हो गए। सेल्फ रिव्यू, ये कोई ऐसा सेल्फ रिव्यू होता है ना कि अगर आप अपने ही किए हुए काम का ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई मेंशन नहीं है कि आप ही बनाते हो बुक कीपिंग या नहीं, और ये भी ऐसा नहीं नजर आ रही, तो फेमिलियरिटी थ्रेट है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एपीएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द टोटल ऑडिट फी ऑफ मिस्टर जहांजेब। मिस्टर जहांजेब की टोटल ऑडिट फी है ना, मिसाल के तौर पे जो वो अगर साल का लेट से ऑडिट का वो कमाता है 1 करोड़ रुपया, वो कहता है उसकी 40% जो है ना 40 लाख रुपया एक ही कंपनी से आ रहा है। ओए हो, इतना ज़्यादा पैसा एक ही जगह से आ रहा है, तो भाई अब क्या होगा? एक तो सर इसके अंदर आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है कि आपका बहुत बड़ा मेजर पोर्शन एक ही बंदे से आ रहा है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है कि अगर चला गया तो फिर मुझे नुकसान होगा। और सेकंड ये है कि वो 40% आपको पे करता है, वो आपको डरा धमका भी सकता है, मेजर कस्टमर है आपका, मेजर क्लाइंट है आपका, तो इंटिमिडेशन थ्रेट भी यहाँ पर हो सकता है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा सेल्फ रिव्यू। रिव्यू कहाँ से हो गया? 40% इज मटीरियल टू द टोटल फी, ज़्यादा देयर इज ऑल्सो इंटिमिडेशन थ्रेट में नोट में, भाई सेल्फ रिव्यू गलती से उन्होंने लिख दिया, सेल्फ इंटरेस्ट है ये, ठीक है, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। आइए बात समझ। अच्छा अब ये थ्रेट्स तो भाई हमने कर लिए हैं आइडेंटिफाई, अब बात आगे इवेल्युएट करना, दूसरा स्टेप है कि कौन सा थ्रेट कितना का बड़ा है, ये हमने इवेल्युएट करना है,
ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना डिफरेंट इसके वो हो सकते हैं, कुछ फर्म्स ने अपने पॉलिसीज़ बनाई होती हैं कि यार इतना इतना थ्रेट हम ले सकते हैं, इतना इतना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत आइडियल फर्म्स में होता है, आमतौर पे मोस्टली फर्म्स में नहीं चल रहा होता, क्योंकि बड़ी ना सब्जेक्टिव सी चीज़ है। मतलब है कि मेरे मुताबिक हो सकता है थ्रेट ज़्यादा हो, मेरे दूसरे पार्टनर के मुताबिक और भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो ये आमतौर पर सब्जेक्टिव चीज़ होती है ये, ठीक है। तो इसमें अब ICAP का कोड ऑफ एथिक्स हमें क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपने पहले तो ये देखना है कि क्या ये एक्सेप्टेबल लेवल पे है या नहीं है, नहीं है तो फिर उसके ऊपर आगे वर्किंग होगी। क्या फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर आपको ये इवैल्यूएशन करते हैं? कहता है पहले तो कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स वगैरह को आप देख लो, ठीक है। जैसे कि आप देखो कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट मतलब है कि कोई रेगुलेशन वगैरह तो नहीं कोई रिक्वायर कर रही कि इस केस में हमें इस तरह से एक्ट करना चाहिए। जिस तरह CCG का मैंने आपको लिस्टेड कंपनी का बताया, अगर एक थ्रेट आ गया हमारे पास ये है कि भाई उस कंपनी की बुक कीपिंग भी सारी हम देख रहे हैं, ऑडिट भी हमने करना है, तो सबसे पहला तो कानूनी तौर पर देखो ना, कानूनी तौर पर अलाउड ही नहीं है तो उधर से निकल जाओ पतली गली से, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा फिर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम वगैरह, ठीक है। ये ना वो कुछ चीज़ें बता रहा है कि इनकी बेसिस पर आप इवेल्युएट करते हैं कि थ्रेट का क्या लेवल है, ठीक है। कोई ड्यूटी तो नहीं थी हमारी बताने की, किसी को कोई लीगल अथॉरिटी हो हमसे रिक्वायर करिए, मिसाल तौर पे आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वहाँ पर थ्रेट तो है ये कि भाई हमने इसको मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला भी आ रहा है, हम रिपोर्ट करें या ना करें, लेकिन इतना बड़ा थ्रेट है कि हमें करना पड़ेगा, सही है। तो ये सारे मामला हैं कि भाई आप इस बेस पे ये डिसाइड करते हो थ्रेट बड़ा है या छोटा है, सही है। इसी तरह न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई पता लगती है तो उसको भी देखें, उसका क्या इम्पैक्ट है आपके थ्रेट के ऊपर। एग्जाम्पल देखें ज़रा, समझ आ जाएगी। कहता है योर एश्योरेंस फर्म इज ऑडिटर ऑफ हैप्पी गुड्स, ओके, द ऑडिट मैनेजर हैज़ जस्ट बिकम इंगेज टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स डॉटर। अच्छा, आपकी फर्म भाई हैप्पी गुड्स की क्या है, ऑडिटर है। ऑडिट मैनेजर जो है आपका कंपनी फर्म का, वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी के साथ उसकी इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ओन्स 51% ऑफ द शेयर्स इन हैप्पी गुड्स। मैनेजिंग डायरेक्टर भाई 51 मतलब जो सोहरा साहब हैं, जो ससुर साहब हैं, फादर इन लॉ की भाई 51% इन्वेस्टमेंट है हैप्पी गुड्स में। ऑडिट मैनेजर जो है, अब ऑडिट मैनेजर के लिए बताएं कि सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट क्या है, इवैल्यूएट करें ज़रा। भाई इसमें सिंपल इवैल्यूएट आपने पहले तो ये करना थ्रेट कौन सा है इसमें, तो इनमें से बताएं कौन सा थ्रेट है। इसमें 2 थ्रेट मेरे ख्याल में तो आ ही सकते हैं। इंटिमिडेटिंग भी वैसे आ सकता है अगर वो कहे मैं एंगेजमेंट ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, उसकी मतलब कि फियांसे जो है वो उसका भी ताल्लुक आ गया, फेमिलियरिटी भी आ गया, ठीक है। इंटिमिडेटिंग में थोड़ा सा किसी जगह पे आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 2 ज़्यादा हैं। अब इनकी इवैल्यूएशन अगर इनकी की जाए तो भाईजान ये इवैल्यूएशन इनकी अच्छी भली है, मतलब अच्छी भली है। इसकी सिग्निफिकेंस है कि अगर वो बंदा करता है सही तरह, न्यूट्रल होकर, इंडिपेंडेंट होकर, ऑब्जेक्टिव होकर उसका ऑडिट करता है और वहाँ पे मसले निकल आते हैं तो घर में फड्डा हो जाएगा अच्छा भला, ठीक है। तो ऐसे बंदे को फिर अभी फ़िलहाल तो हम सिग्निफिकेंस की बस बात कर रहे हैं। अगर हम एड्रेसिंग के ऊपर आगे जाएंगे ना तो वहाँ पर फिर ये भी हो सकता है कि इसको फिर उस असाइनमेंट पे ना लगाओ, किसी और बंदे को, किसी और मैनेजर को लगाओ, ठीक है। चलो खैर देखते हैं। उस क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस विच माइट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव, एक्सप्लेनिंग क्लियरली व्हाई दीज आर थ्रेट्स। भाई वो कहता है एक्सप्लेन भी करना है। देखिए कुछ चीज़ें ना बड़ी अहम है, जैसे कि कंट्रोल जब आप बनाएंगे तो आपने साथ लिखना भी है क्यों बनाए जा रहे हैं। ऑडिट रिस्क आप बताएंगे, साथ बताने भी है कि वाई दिस इज़ एन ऑडिट रिस्क, ये लाजमी है। अगर वाई नहीं करेंगे वो काट दे होगा तुक्का लगाया है। इस तरह एथिक्स के अंदर भी अगर आपने थ्रेट बताना है तो बताना भी है कि क्यों आपको थ्रेट लग रहा है, वरना वो सिंपल लिख दो इंटिमिडेशन थ्रेट, वो फारिग कर देगा, अगर नहीं भाई ये मुझे नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि क्यों है ये इंटिमिडेशन थ्रेट, सही है। आ रहे हैं ज़रा, पहले नंबर पे उसने इंटिमिडेशन थ्रेट चलो रख दिया, ठीक। हमने मुझे लग रहा है कि 2 ज़्यादा हैं, अगर 2 भी लिख दिए जाएँ। उसने कौन कौन से लिखे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी तो लिखे ही हैं, इंटिमिडेशन भी हमने गेस तो किया है, बट मेरे ख्याल में 2 के साथ भी जाया जाता है, 3 भी आप लिख दें अगर लिख सकते हैं तो, ठीक है जी। 5 के 5 नहीं, इस तरह नहीं कर देना, क्योंकि पता क्या है अब्यूज़ फिर स्टूडेंट्स करते हैं ना, जब ज़्यादा लिखते हैं फिर वो एग्जामिनर को लगता है इनको आता होता कोई नहीं है, इन्होंने बस सारा ही कुछ लिख दिया, ठीक है। तो भाई इंटिमिडेशन थ्रेट तो ऑब्वियसली बिकॉज द MD कुड एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द ऑडिट मैनेजर
and influence he might have over his daughter, ठीक है. Alternatively, as the relationship between the audit manager and his future father-in-law develops, direct intimidation might be possible. Obviously, फेमिलियरिटी की बात की जाए तो भाई फिर भी वो रिलेशनशिप है तो उसकी वजह से हो जाता है. द ऑडिट मैनेजर मे बिकम लेस क्रिटिकल ऑफ द रिपोर्टिंग और ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस एट दिस क्लाइंट, वो थोड़ा कम इफेक्टिवली काम करेगा. सेल्फ इंटरेस्ट भी है ऑब्वियसली क्योंकि एमडी साहब का मेजॉरिटी शेयर है उसके अंदर, ठीक है. और वो कहते हैं कि उसकी जो बेटी है उसको भी कोई ना कोई इनहेरिटेंस में मिलेगा. इतना लंबा चौड़ा वैसे खैर इसने सोच लिया है तो जाहिर है ये भी एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आता है. आइए भाई बात समझ. पहले हमने थ्रेट आइडेंटिफाई किया, 5 थ्रेट में से कौन सा है, फिर हमने उसको इवेल्युएट किया कितना बड़ा कितना अहम है. अब उसको एड्रेस करने की बारी आई. एड्रेस क्या करना है, रिस्पॉन्ड उसको किस तरह करना है. देखें इधर कहते इफ द सीए डिटर्मिन्स दैट द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर नॉट एट एन एक्सेप्टेबल लेवल, एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, द अकाउंटेंट शैल एड्रेस द थ्रेट्स बाय एलिमिनेटिंग देम. या तो उसको एलिमिनेट करो, ख़त्म करो, जैसे कि मैनेजर वाला एलिमिनेट किया हमने. ऑडिट पार्टनर ने क्या किया, उसने कहा इस मैनेजर को हटा ही दो, किसी और बंदे को लगा दो, ख़त्म हो गया ना थ्रेट आपका. कोई और बंदा इंडिपेंडेंट था, इस ये वाला थ्रेट तो कम से कम ख़त्म हो गया, ठीक है. या वो कहता है उसको रिड्यूस करो, उसको मिनिमाइज़ करो, मिटिगेट करने की कोशिश करो. किस तरह से होगा, उसने कहा या तो एलिमिनेट दी सर्कमस्टांस ही ख़त्म कर दो. इंटरेस्ट रिलेशनशिप जैसे ये हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया. या फिर सेफ गार्ड अप्लाई करो, ठीक है, जहाँ पर वो अप्लाई हो सकते. सेफ गार्ड से मुराद है कि वो तौर तरीके जिससे वो काम थोड़ा बेहतर हो सके. जैसे मिसाल तौर पे हमने पीछे बात किया कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी बुक कीपिंग भी आप देख रहे हो, आप ऑडिट का भी आपको कह दिया गया, कानून नहीं मना करता करने से. तो आपने फिर क्या किया, आपने कहा चलो एथिक्स तो मुझे रोक रहे हैं ना, मैं ये करता हूँ कि ऑडिट करने वाला बंदा कोई और लगा देता हूँ, बुक कीपिंग किसी और ने की हुई है, और बाद में जब ऑडिट हो जाएगा तो एक इंडिपेंडेंट बंदे से इसका रिव्यू भी करवा लूँगा कि क्या इसने सही ऑडिट किया है कि नहीं किया. तो ये सेफ गार्ड हो सकते हैं. और थर्ड पे ये है कि वो कहता है कि अगर आपके ये सेफ गार्ड अप्लाई करके भी थ्रेट कम नहीं होता तो भाई फिर विड्रॉ कर दो, डिक्लाइन कर दो या विड्रॉ कर लो अपनी इंगेजमेंट से कि भाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है. एक्शंस टू एलिमिनेट थ्रेट. Depending on the facts and circumstances, a threat might be addressed by eliminating the circumstance. However, there are some situations in which threats can only be addressed by declining. This is because the circumstance that created the threat cannot be eliminated and safeguard are not. जैसे देखें उसने कहा कई जगह पे तो आप सर्कमस्टांसेस को एलिमिनेट कर दो, जैसे हमने ऑडिट मैनेजर को हटा दिया. अब दूसरी तरफ लेट से अगर ऑडिट पार्टनर है, उसकी ही वाइफ की कंपनी है, तो वहाँ पर अब वो क्या करेगा. ऑडिट पार्टनर भी खुद है, अकेला ही है, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बीवी को छोड़ नहीं सकता ऑडिट के पीछे, ठीक है. और पार्टनर भी अकेला है, कोई और पार्टनर नहीं बीच में ऐड कर सकता. तो वहाँ पर फिर सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि उसको असाइनमेंट छोड़नी पड़ेगी, ऑडिट छोड़ना पड़ेगा उसको. बात आ रही है समझ. सेफ गार्ड दूसरे नंबर पे. सेफ गार्ड्स आर एक्शंस इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दे आर द सीए टेक्स दैट इफेक्टिवली रिड्यूस थ्रेट्स. भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्शंस वगैरह करके आपका जो थ्रेट है वो काफ़ी हद तक मिनिमम लेवल पे आ जाता है. एक्सेप्टेबल लेवल की डेफिनेशन है इज अ लेवल एट विच अ सीए वुड कंक्लूड दैट द अकाउंटेंट कंप्लाइज विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय यूजिंग द रीजनेबल एंड इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट. वो कहते हैं एक्सेप्टेबल लेवल से मुराद हर बंदे का डिफरेंट है. एक्सेप्टेबल लेवल से मुराद ये है कि उसका ज़मीर कह रहा है कि हाँ भाई ओके सीन है, मैं मतलब है कि मेरे जो एथिक्स हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे इतने थ्रेड के साथ. रीजनेबल एंड इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट इज अ कंसिडरेशन बाय द सीए अबाउट वेदर द सेम कंक्लूजन वुड लाइकली बी रीच्ड बाय अनदर पार्टी, ठीक है. तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप इस बीच में आ गई, इसको देख लीजिएगा. कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड एंड ओवरऑल कंक्लूजन रीच्ड. द सीए शैल फॉर्म एन ओवरऑल कंक्लूजन अबाउट वेदर द एक्शंस दैट द अकाउंटेंट टेक्स or intends to take to address the threats created will eliminate those threats or reduce them to an acceptable level. In forming the overall conclusion, the accountant shall review any significant judgment made. ये बेसिकली सिंपल सी बातें हैं, इसको तो आप वैसे क्रॉस कर दें, पेपर में आने वाली नहीं है ये वाली बात जो है, ठीक है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करनी है, ये हमने पढ़ी भी हुई है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, हमेशा देखते रहना है कोई नया थ्रेट तो नहीं राइज हो गया एथिक्स को, उन चीज़ों को आपने देखते रहना है, ठीक है. जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे होना है तो वहाँ पर भी वो कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करें. इंटेग्रिटी, ये उसने ना डिफरेंट बता रही है कि डिफरेंट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे हमारे 5, वो आपसे क्या क्या रिक्वायर करते हैं स्केप्टिकल होने के हवाले से. तो ज़रा पढ़ें. इंटेग्रिटी रिक्वायर करती है कि सीए टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट. तो भाई आपने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ठीक है, ये उसमें आ गया. ऑब्जेक्टिविटी आपसे रिक्वायर करती है कि आपने प्रोफेशनल जो बिज़नेस जजमेंट है, कमर्शियल जजमेंट है, उसके ऊपर आपने
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप्स देखें जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई क्लाइंट के साथ फेमिलियरिटी वगैरह तो नहीं बन रही, जहाँ से आप अपने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कोई सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं आ रहा कहीं पे, ठीक है। उस तरह प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू करें। ये बेसिकली सिंपल से एग्जांपल्स हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एथिक्स की, आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे देखिएगा। या तो आपसे एथिक्स पूछ लेगा, वो तो बहुत ही कोई सस्ता सा उसने सवाल बनाना होना, तो वो आपसे पूछ लेगा 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखें, ठीक है, 5-7 नंबर के, या वो थ्रेट्स लिख दें। लेकिन इस तरह नहीं होगा, वो सिनेरियो बनाएगा, सिनेरियो में आपसे पूछेगा कि भाईजान इसमें कौन सा थ्रेट अप्लाई होता है और उस थ्रेट को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है जी। तो इसके पास पेपर जो है ना ICAP के, वो लाजमी कीजिएगा। एक हमारा छोटा सा एरिया रहता था इसका, अल्लाह भला करे, क्वालिटी कंट्रोल का, ठीक है। हमारा जो ISA 220 वो हमने चैप्टर 2 के अंदर जो छोड़ा था, उसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। बाकी एज सच इसमें से इतना नहीं आता, थोड़ा उसका मैं आइडिया देता हूँ। आइडिया ये है कि भाई ISA 220 क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है। वो बेसिकली ये कहता है कि भाई हर फर्म का एक क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल होना चाहिए, एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए कि जो देखे कि भाई क्या ऑडिट्स इतने भी हो रहे हैं वो क्वालिटी के मयार को पूरा रखते हुए हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। वो ये कहता है कि भाई फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर भी होना चाहिए, अनलेस फर्म है ही सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर तो एक ही बंदा है तो वो फिर कोई दूसरा तो नहीं हो सकता, फिर वो एक बंदा खुद ही क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर भी होगा, ठीक है। देन फर्म की क्वालिटी को देखने के लिए कोई ना कोई फोकल पर्सन जो हेड कर रहा है इस सारी चीज़ को, जो जिम्मेदारी ले रहा है, जिसका काम है फर्म की क्वालिटी को, ऑडिट की क्वालिटी को पूरा रखना, उस मयार पे उतरना। और वो उस चीज़ को क्या करता है, इंश्योर करने के लिए लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर हैं, वो सारा उसको लीड कर रहा है सारे प्रोसेस को, फिर वो मॉनिटर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। अगर आपस में कोई झगड़े कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, उनको वो बंदा देखता है। फिर ये है कि जी अगर आपकी फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो फिर बेहतर है कि आप एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी रखें, जो कि आपकी फर्म के जो ऑडिट्स हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करे और तब तक उसको क्लियर ना करे जब तक कि आपका वो क्वालिटी कंट्रोल का मैटर नहीं निकल जाता। मिसाल के तौर पर उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसमें ये होता है कि आपने क्या सारे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है, वो बंदा तसल्ली से आपकी फाइल वगैरह देखता है, डॉक्यूमेंटेशन देखता है ISA 230 के मुताबिक जो आपने बनाई हुई है। तो उस होता ही है कि आपकी जो क्वालिटी आपने मेंटेन रखने का किया हुआ है, अपने साथ प्लेज किया हुआ है, जो आपके प्रोसेसेस हैं वो सारे फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये आपने वैसे देख लेना खुद। इसमें कोई एज सच डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सिंपल सा है। और एथिक्स की लेकिन प्रैक्टिस भाई बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। ये था जी हमारा सेशन कैफ 8 का। तो कोशिश तो की है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाया जाए। प्रैक्टिस ऑनलाइन के अंदर आई बिलीव के क्लास प्रैक्टिस कम ही होती है, या शायद मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि फ्यूचर में ऑब्वियसली हम फिर और मज़ीद इम्प्रूव करेंगे कि क्लास प्रैक्टिस को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ना मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा है, फिज़िकल क्लास हो उसके अंदर एक ये एज प्रैक्टिस वाला एक एज होता है। बट इन एनी केस इन दी एंड ये स्टूडेंट के ऊपर ही होता है कि जाहिर है कि आप कितनी एफर्ट मारते हो, कितनी जान मारते होंगे पेपर में, तो आपने बैठना है जाके। तो बेहतर है कि प्रैक्टिस करें। अभी दिन पड़े हुए हैं काफ़ी, अच्छे से बैठ के लिख कर सवाल करें। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं गेस्ट के ऊपर मैं कभी भी नहीं जाता, ना मैं सजेस्ट करता हूँ ना मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ गेस्ट वर्क को, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता, उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उस एंगल्स में आपको बताता हूँ। ऑडिट रिस्क जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंट चैप्टर्स उसको लगते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप उसको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके वहाँ से करें। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आप एक तो पास पेपर जो अवेलेबल हैं वो भी, या जो ICAP का क्वेश्चन बैंक है कैफ 8 का, वो गूगल कर लें, वो ICAP का आ जाएगा ओबियसली वेबसाइट से, तो वो आप डाउनलोड कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो करें। ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन करें, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका वो एरिया। ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसमें कोई भी एक आप समझ लें कि 1% भी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि
ओपिनियंस किस तरह बनते हैं, कब कौन सा ओपिनियन आना है, किस ओपिनियन का दूसरे ओपिनियन के साथ ताल्लुक़ है, ये सारा कुछ। देन आपका एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 एरियाज़ जो हैं ये इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपने करनी है। बाकी सब्सटेंटिव जो आपने बनाने हैं वो कोशिश पूरी करें कि यार वो अप्रोच के मुताबिक बनाएं, एजर्शन वाइज चलें, इंशाल्लाह वो उसमें कोई गलती आपकी नहीं होगी, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। ये फ़र्स्ट टाइम हमने ग्रो वाइज से के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, तो इसमें बहुत से चैलेंजेस भी थे, लेकिन आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ट्रस्ट किया है। हमारा कैफ़ 4, कैफ़ 7, कैफ़ 8 का जो था सेशन था इस बार, इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी मिलेंगे। आप लोग तो अल्लाह करे अगर क्वालिफाइंग के टाइम था तो क्वालिफाई करें और आगे जाके इंडक्शन वगैरह करें। किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो आपको तो आपने फ़ौरन मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। मैं हमेशा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कभी भी मैं सिर्फ स्टूडेंट के एंगल से नहीं देखता। जो लोग मेरे से काफ़ी अरसे से मेरे साथ लिंक में उनको ये बात का बेहतर पता है, ठीक है। मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को एज़ अ कोलीग देखूं, क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह जल्द ही कोलीग्स भी बनने वाले हैं। आप मतलब फ़ेलोज़ बनने वाले हैं, हमारे 4-5 साल मैक्सिमम है। उससे पहले इंशाल्लाह आप लोग जब क्वालिफ़ाई कर जाओ, कोई कहीं पर जॉब कर रहा होगा, कोई किसी फर्म में होगा, तो हमारी नेटवर्किंग बनेगी इंशाल्लाह। तो मैं तो हमेशा उस टाइम के लिए इन्वेस्ट करता हूँ अपना टाइम। तो बाकी बेस्ट विशेज़ हैं जी आपको। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने लाजमी पूछ लेनी है। इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।